तो आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने से मुताल्लिक जम्मू कश्मीर तश्कील-9 बिल यानी पुनर्गठन बिल को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद लोकसभा की भी मंजूरी मिल गई है। अब से कुछ देर पहले सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का करारदाद भी पास हो गया। बिल पर घंटों चली चर्चा के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान को भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आने के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। बिल के तहत जम्मू कश्मीर से अलग ही होकर जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है उसके वहां पर असेंबली नहीं होगी और जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी होगा, लेकिन उसके पास असेंबली होगी। बिल पर चर्चा के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के हर सवाल का जवाब दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है। ये धारा 370 दलित विरोधी है। ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष खड़ा है। We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. जब से अनुच्छेद 370 को हटाने की बात आई, अगर चिंता है तो 2-4 उन लोगों को जो अलगाववादी राजनीति करते हैं, कश्मीर के अवाम को उन्होंने ठगा। और साथ ही साथ अगर चिंता है तो उन 2-3 परिवारों को जो 10% वोट बैंक के 8% लाभार्थी हैं। आज तक जम्मू कश्मीर को 370 ने दिया क्या? अध्यक्ष महोदय, 370 ने भारत के साथ दूरियां बढ़ाने का काम किया है, ना बिजनेस को बढ़ने दिया और बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और आतंकवाद बढ़ा। तारीख रकम की जा चुकी है, इतिहास रचा जा चुका है। अब सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन चीज बदल चुकी है और बहुत जल्दी बदल गई है। हम सब ने देखा है। अब उस पर बहुत दिनों तक आप चर्चा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो, उसको धीरे धीरे दूर कर ही दिया जाएगा। जो हो चुका है वो कभी बदला नहीं जा सकता। सुबुही खान साहिबा इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। जानी मानी समाजी कारकुन है, उनसे भी मैं बात करूंगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रवादी कारकुन के तौर पर राष्ट्रवादी विचारधारा को देखते हुए खासतौर से मैं अपने प्रोग्राम में आपको रखता हूं और जिस तरह से आप लगातार बहुत ही सटीक आकलन पेश करती हैं, बहुत सही दलील देती हैं, वो लोगों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और मिल्लत के लोगों को खासतौर से सुननी चाहिए। जी सलाम के जरिए मेरे साथ इस वक्त रत्नेश द्विवेदी साहब है। प्रोफेसर रत्नेश द्विवेदी साहब सियासी तज्जियाकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद मेरे साथ हैं। मेरी खुशनसीबी है सर, आज आप मेरे साथ जुड़ गए। मेरे साथ सीमा सिंह जी हैं। प्रोफेसर सीमा सिंह जी, आपका स्वागत है। खैर मकदम है, बहुत सारी चीज़ें आपसे समझूंगा। और हमारे साथ में संजय के चड्डा जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपसे भी बहुत सारी चीज़ें समझूंगा। सुबह खान जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपको दूसरे टेलीविज़न चैनल में भी सुनता रहा हूं और जब कल से आप हमारे साथ हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश बनता है लोगों से, ज़मीन के टुकड़ों से नहीं। मतलब उनके जो नाना जी हुए ना, नेहरू जी जी, तो उन्होंने जो है कश्मीर को अलग रखा था, वो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, वो सिर्फ लोग थे हमारे साथ में। अब हमारे साथ लोग नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा है। कहने का क्या मतलब ये है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी से मुझे समझदारी की स्टेटमेंट्स की आशा नहीं होती है। ये स्टेटमेंट इत्तेफाक से वो ऐसी बोल गई है जो एक्चुअली है बहुत समझदार स्टेटमेंट, लेकिन वो खुद इसका मतलब नहीं समझते। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों। कि देश जमीन के टुकड़ों से नहीं होता है, लोगों से होता है। यहाँ पे वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कश्मीर के लोगों को इस्तेमाल करके उनको इमोशनली चार्जअप करने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोगों का क्या?
क्या वो लोग नहीं है? क्या वो जनतंत्र नहीं है? आप ये देखिए कि पूरे देश में एक खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं इस चीज के। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा जनतंत्र ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो ये जनतंत्र की डिमांड है, ये लोगों की ख्वाहिश है, हमारे देश का एक अभिन्न पार्ट है। और हमारी कंट्री के सारे लीगल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में जम्मू एंड कश्मीर इज एन अभिन्न पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। उस जगह को आपके नाना जी ने अपनी सियासत करते हुए एक आर्बिट्ररी एक 370 एक आर्टिकल डाल के उसको एक रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग कर दिया, उसका अलग संविधान बना दिया, अलग झंडा बना दिया, अलग प्रधान बना दिया, अलग पीनल कोड बना दिया। तो उनकी आप क्या मतलब आप लोगों के लिए सोच रहे थे? आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे थे? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत करी है। कश्मीरियों के लिए आप लोगों से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, वो सारी दुनिया देख रही है। और ये जो 370 सरकार ने हटाया है, ये भी बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा कि कश्मीरियों के लिए कितना अच्छा ये काम हुआ है। वहां पे आप लोग क्या कर रहे थे? वहां पे आपने जवान बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए थे, पत्थर दे दिए थे, उनको आप आतंकवादी बना रहे थे, उनको आप वर्गला रहे थे, उनको आप पाकिस्तान परस्ती सिखा रहे थे, उनको आप देश से तोड़ रहे थे। आप लोगों की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ना तो लोगों की इज्जत करते हैं और ना ही आप अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। रटी हुई स्टेटमेंट मत बोला करिए, पहले सुना करिए, समझा करिए कि आपके बोलने का मतलब क्या है, तब आगे आके बोला करिए। बहुत अहम बात चुप्पी थी, और चुप्पी के बाद जो खामोशी जो टूटी तो वो इस रूप में टूटी, और जिसको आपने बहुत अच्छे से बयां किया। महेश वर्मा जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला और ये लोग कोई दहशतगर्द थोड़ी ना है, सबको छोड़ो, और वो भी मुखालफत कर रही हैं। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उससे आप लोगों को कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान होने के नाते क्या जवाब देंगे? देखिए, ममता जी क्यों कह रही हैं और उसका कारण जो है वो अस्पष्ट है, और वो एक जाति एक वर्ग विशेष की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में चला रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल के उनकी जो मानसिकता है पश्चिम बंगाल को लेकर, वो जब से दूसरी बार जब चुनी गई, पहली बार जब चुनी गई तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह का गुंडीज़म और जिस तरह का अराजकता वहाँ फैलाया, और एक वर्ग विशेष को लेकर जिस तरह का उनका मतलब वहाँ पर जिस तरह का उन्होंने काम शुरू किया, और एक उत्पीड़न और एक तरह से जो हत्या और मार धाड़, अपनी पार्टी लाइन से हटकर समर्थन किया है। वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात एक और आपको बताऊं कि आज एक ऑक्युपाइड यानी गुलाम कश्मीर के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे। उठाना चाहिए था जिसको 1963 में उसका 10% हिस्सा चाइना को पाकिस्तान ने बेच दिया, लिटरली खाने और खजाने के लिए। अब ये देखिए एक अपराध हो गया। अब सवाल उठता है कि 370 जैसे ही हटाया गया तो हम तो अपनी वो जमीन हम ढूंढेंगे ना कि हमारी वो जमीन कहाँ है। 370 हटते के साथ ही जो वो ट्रीटी जो थी उस ट्रीटी को जो एक्सटेंड किया गया 370 के, तो हमें अगली जमीन की चिंता, हमें अपनी जमीन और अपने वो आवाम को हमें लाना पड़ेगा अपने पास। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया कि अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल स्तर पे हम इसको किस तरह से रखें ताकि हमारी वो जो गुलाम कश्मीर है वो हमें मिल जाए, जिसको आज के डेट में बेचा जा रहा है। उसमें 1996 में नवाज शरीफ जी के कार्यकाल में एक ऐसा कानून बना दिया गया वहां पर कि वहां कोई भी जमीन, वहां की कोई भी जायदाद किसी भी तरह से कोई भी आदमी इस्तेमाल के तौर पे, अपनी जागीर के तौर पे, अपनी मिल्कियत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगा। वहां की जितनी जमीन है, वहां की जितनी मिल्कियत है, वो सब राज के अधीन है, यानी और दूसरा फिर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा ये भी कहता है कि वो तो आजाद कश्मीर अपने आप में एक देश है। हाँ, उनके इमरान जी एक बात जोड़ूंगा मैं यहीं से शुरू करता हूं। जो ये इन्होंने कहा कि वो आप कह रहे थे रूल ऑफ लॉ की, वो आईओए कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जब वो कबायलियों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, कबायलियों ने नहीं, पाकिस्तानी आर्मी थी, वो कबायलियों की बेस में अटैक किया था, तो महाराजा हरि सिंह ने एक आईओए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया था पंडित नेहरू के साथ। वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ था। लेकिन उस आईओ में महाराजा हरि सिंह ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ख्याल करते हुए ये चीज कही थी कि माय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैन नॉट बी वेराइड बाय एनी अमेंडमेंट और एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
unless it is accepted by me only. उनको ये डर था कि पाकिस्तान की तरफ से चैलेंजेस मिलेंगे, इसलिए उन्होंने ये बात कही. दूसरी बात, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात कही कि इट इज माई, अब उनकी राजनीति देखिए ब्रिटिशर्स की. उन्होंने कहा इट इज माई गवर्नमेंट्स विश दैट एज सुन एज लॉ एंड ऑर्डर हैव बीन रिस्टोर्ड फ्रॉम इन्वेडर्स, जो कबायली थे, द क्वेश्चन ऑफ स्टेटस एक्सेशंस बी सेटल्ड विद रेफरेंस टू पीपल, जिसको आज भी पाकिस्तान जोर दे के कहता है, जिसको इंडिया ने नहीं माना. तब वहां पे आर्टिकल 370 लाया गया और ये स्पेशल प्रोविजन दिए गए. लेकिन उसके साथ ही जो स्पेशल प्रोविजन थे उसमें एक चीज हम देते थे, ये कहता क्या आर्टिकल 370, ये किसी कीमत पे सिर्फ 2-3 मसलों को लेके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता. दूसरा ये है कि J&K का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की परमिशन देता है. इट restricts parliament legislative power in state, corruption एजेंसियों को अलाउ नहीं करता. For other matters except the accession, ये अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए. तो सब कुछ खत्म हो गया, ये तो सब खत्म हो गया. लेकिन एक चीज है, आर्टिकल 370 की तरह 371, 371A और 371I, ये 3 आर्टिकल्स और हैं जो उसी की तरह कुछ नहीं, मैं कुछ और कह रहा था त्रिपाठी जी कि आज 370 के इस विड्रॉल के बाद स्टेटस अब ये बन गया कि हमें वो अवाम और जमीन जो हमें जम्मू कश्मीर का, जो हमें राजा ने दिया था, महाराजा ने दिया था, जिसका विलय उसने किया था, या जिसके तहत भी, जिस कानून के तहत भी किया था, आज उस जमीन को लेने की बात होनी चाहिए. आज वही जमीन हमारी, अब वहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक नया संकल्प, एक नया हद. जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं आ रहा हूं सर. जी देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग, जो जितनी भी जनता सब सुन रही है, हम ना तो महाराजा हरि सिंह पर जाएं, ना हम बहुत ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएं. मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या काम है. प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम है कि हमारी कंट्री में देखे कि हमारी कंट्री के प्रेजेंट हालात क्या है. एक सेकंड, नहीं प्लीज, पहले मेरी अरे आपकी बात तो मैंने पूरी होने दी ना. मेरा भी एक व्यू पॉइंट का जो पार्ट, अरे मेरा एक व्यू पॉइंट तो सुन लीजिए. मैं आपको काट नहीं रही हूँ, आपका वर्जन अपनी जगह है, मैं उसमें सिर्फ एक एडिशन कर रही हूँ. मैं ये बोल रही हूँ कि जो हो गया उस पे हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते. प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम है ये देखना कि हमारी कंट्री की एक स्टेट के हालात क्या थे. पड़ोसी मुल्क उसको इस्तेमाल करके हमारे देश में आतंकवाद मचा रहा था. हमारे कोई सेंट्रल लॉज वहां पे एप्लीकेबल नहीं थे. उन लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे थे, रेस्ट ऑफ इंडिया से अपने आप को अलग रख रखा था, और उन बंद दरवाजों के पीछे वो क्या क्या करते थे. रोहिंग्या लिबरेशन फ्रंट सारी दुनिया जानती है कि ISI चलाता है, उसका हेड ऑफिस वो लोग जम्मू में खोल के बैठे हैं. लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद के स्लीपिंग सेल्स वो लोग खोल के बैठे हुए हैं. उन लोगों को कोई देखने वाला नहीं था, और वो 370 की आड़ में अपने सारे कुकर्म छुपा रहे थे. तो अब जो भी लोग ये उछल रहे हैं, आप एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी जी की आपने राहुल गांधी जी की रेफरेंस दी यहाँ पे. एक बात बताइए, ये वो लोग हैं जो इस देश में इमरजेंसी लगा चुके हैं. कातिल आज हमसे ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे. तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कंट्री के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, अगर टेरर कॉम्बैट करने के लिए और देश की अखंडता और एकता के लिए कोई काम किया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज ना करें, टेक्निकल बातों में ना उलझे. बिल्कुल नहीं. कुछ कहना चाह रहे हैं संजय चड्ढा साहब को? कुछ आपत्ति है इनकी बात से? कुछ आपत्ति है आपको? बहुत ज्यादा. जैसे पहले भी मेरी बहन ने जो कहा, मैं आपको बताऊं, आज के पर्सपेक्टिव में ये देख रही हैं सारे सिनेरियो. शी इज नॉट एप्रिशिएटिंग कि उस वक्त के क्या हालात थे. उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि छोड़ दीजिए इस टेरिटरी को, लेट अस नॉट फाइट फॉर इट. बट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रिय था, और क्योंकि ही वॉज ए मूल निवासी थे, कश्मीरी थे. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हिस्ट्री में 2 मिनट मुझे अलाउ करें. नहीं संजय के चड्ढा जी, आप मुझे बताइएगा, लेकिन जितना मैं उनको समझ पाया, सुनिए ना, वो ये कह रही हैं कि मौजूदा दौर में जो हालात बन गए थे, बिल्कुल मौजूदा हालात फर्क है. उसको देखते हुए की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पुरानी बहुत अहम बात है. उन हालातों में जो हुआ सो हुआ, उसके चक्कर में क्या हम आज अपने देश में आतंकवाद मचने दें, अलगाववाद होने दें, कट्टरवाद होने दें? अभी तो आपने कुछ और कहा था. आपने कहा था कि पंडित
नेहरू ने जो किया वो गलत था, आपने ये कहा था, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल नहीं, तो ये बात तो अमित शाह जी ने भी आज संसद में कही ना, पंडित नेहरू ने जो किया था, कुछ गलतियां तो हुई। मुझे 1 मिनट अलाउ करिए आप। पंडित नेहरू ने जो किया था वो उस वक्त के हालात के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब था। ठीक है, उसके बाद 70 सालों तक उसको कंटिन्यू क्यों किया? उसके बाद एक टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन 70 साल तक कंटिन्यू क्यों किया? ये उनकी साजिश बताती है। ठीक है, आपका सवाल ले लिया। बहुत चीजें आगे बढ़ के कही थी। नहीं, वो हालात क्या थे? नहीं, मेरी चड्ढा साहब, वो बता दीजिए। आपके पास बता ही नहीं रहा, आप मुझे कंप्लीट कर सुन तो लीजिए, हालात बता दीजिए, सुन लीजिए सब। देखिए, ये बात कहना सुबोई जी का बिल्कुल गलत है कि उस वक्त उन्होंने गलत किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया। ये मेरी अपनी ओपिनियन है और काफी लोगों की भी ओपिनियन है। लॉ जो है वो डायनेमिक होता है। आपके देश के टुकड़े कर दिए, आपके देश के 2 टुकड़े कर दिए और एक तीसरे टुकड़े के बीज बो दिए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया। आप कहते हैं कि उन्होंने सही किया। नहीं, वो 2 टुकड़े से मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया और एक तीसरे टुकड़े के बीज बो दिए। आप कहते हैं कि सही किया। हिस्ट्री पढ़ के ही तो बैठी हूँ, तभी तो मेरी आंखें खुली है। हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मेरी आंखें खुली है। डोंट रीराइट द हिस्ट्री। पढ़ाने आए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ाने नहीं आया भैया, मुझे अपने सेंटेंस खत्म करना। आप पहले हालात के बारे में गलत बयानी मत करिए। आप गलत बयानी, आप एक वकील आदमी हैं, अगर गलत बयानी करिएगा हालात के बारे में, हालात बताइए ना कि हालात क्या थे, किस हालात में उन्होंने ऐसा किया। मैं ये बोल रहा हूं, पॉलिटिक्स मत करिए, पार्टी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि नेहरू जी को जिम्मेदार न ठहराया जाए? मेरा पहली बात ये है, और दूसरी बात जो है वो बहुत अहम है, वो बहुत अहम है। लॉ डायनेमिक होता है, वो उस वक्त की जरूरत थी, और मैं ये फिर कहता हूं कि आज की जरूरत यही है जो अब इस सरकार ने किया है। आप बात को सुनिए। तो बीच के 70 सालों की जरूरत क्या थी? 70 सालों की आपको मालूम नहीं है क्या थी? इन 70 सालों में जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने स्थिति की नाजुकता को देखते हुए, आज स्थिति तो बहुत ज्यादा नाजुक है, आज स्थिति तो बहुत ज्यादा नाजुक है। देश में अलगाववाद के नाम पे, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के नाम पे तांडव मचाया 70 साल, और वो नाजुकता थी। वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं। अरे पार्टी पॉलिटिक्स के बाहर उठिए, इससे ज्यादा नाजुक स्थिति तो नहीं रही होगी जो आज है। इससे ज्यादा तो नहीं स्थिति नाजुक रही होगी पिछले 70 सालों में। किया जाएगा। बहुत चैलेंजेस है हमारी सरकार के आगे। हमारी सरकार कंट्रोल नहीं है, क्या कंट्रोल नहीं किया गया? अभी 3 दिन में किसी परिंदे ने पर मारा। देखिए, आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा, 40,000 से ज्यादा हमने, क्या हम उस पूरी सेना को वहां पे हमेशा कायम रखेंगे? एक इमरान साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जानकारी के सुनिए। वो तो कहा ना अमित शाह जी ने आज क्या कहा, संजय चड्ढा जी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अमित शाह जी ने क्या कहा? 100% मांगोगे तो हम 110% देने को तैयार है। नेहरू जी ने क्या किया? हम अपनी मर्यादा, अपनी सीमा से एक कदम और आगे चले जाएंगे। उन्होंने क्या कहा सुना ना, राज्य लोकसभा में क्या कहा? 100% से भी ज्यादा 110% देंगे वहां के लोगों से बात करके, जो मांगोगे वो मिलेगा। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, 5 साल में चीजों को बदल कर। इमरान जी, एक बात बोलने दीजिए। मैम, 1 सेकंड आपने बोल लिया। देखिए, ये पूरा मामला संविधान के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं लोग भावनाओं में आके बातें कर रहे हैं कि ये वो। आप ये देखिए, 370 की औकात क्या थी, उसको उसकी औकात बता दी गई। सही बात है, आज ये होना चाहिए था, लेकिन किस सिचुएशन में लाया गया, क्या परिस्थितियां थी, जैसा राघव चड्ढा जी ने कहा। आप देखें, आप अपने इतिहास को, अपने फैक्ट्स को, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, संजय किसी और पार्टी से नहीं, सॉरी, जो भी परिस्थितियां थी, आप सिर्फ ये आतंकवाद की बात करके, आप सिर्फ 370 में बहुत सारी कमियां थी, 35A में बहुत सारी कमियां थी, आज वो कमियां दूर हुई। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उस वक्त 1947 में स्थिति गंभीर थी। उस वक्त मेरा एक सवाल है, IOA के बिना जम्मू कश्मीर, सुन लीजिए एक मिनट, जम्मू कश्मीर के सामने पूरी स्वतंत्रता थी, ब्रिटिशर्स ने दी थी। वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाते और चाहे तो इंडिया के साथ रहते, वो तो मजबूरी थी, उन्होंने IOA साइन किया, इंडिया के साथ आ गए। आप क्यों कहां होते? बिल्कुल, आप बार-बार ये बात कर रहे हैं, बार-बार आप ये बात कर रहे हैं, आप क्यों अंदाज कर रहे हैं? एक सवाल का जवाब दीजिए आप दोनों
दोनों से पूछ रही हूँ, पूछिए। आप दोनों चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि उस वक्त की स्थिति के हिसाब से नेहरू जी ने 370 शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर जो डाला था वो सही डाला था। अरे मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूछ रही हूँ कि 70 सालों से आप लोग सत्ता में रहे हैं, क्या वो स्थिति 70 सालों में कभी खत्म ही नहीं हुई कि एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन आप लोगों ने आज तक रखा, जबकि वो स्टेट का नाश हो गया उसके कारण, लेकिन आप लोगों ने उसमें बदलाव क्यों नहीं किया? 41,000 से ज्यादा लोग मर गए, 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए, क्यों आप लोगों ने बदलाव नहीं किया? मुझे इसका जवाब दीजिए। 70 साल, जवाब दीजिए, 70 years, जल्दी जवाब दीजिए। 70 years। मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, इन तमाम 70 सालों में आपको ये जानना होगा कि कितने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स के तहत ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट ऐसे कानून जिनको आप गिनती से गिन सकते हैं, आरटीआई या ऐसे कुछ एक कानून है जो वहां पे लागू नहीं है। रणबीर पीनल कोड और आईपीसी अगर आप 97 में से 93 कानून वहां लागू हुए हैं, 97 में से 93। जब आपने वकालत भी पढ़ी होगी, मोस्टली सेंट्रल एक्ट्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर एक्ट की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में लिखा होता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? कैसी बात आप कर रहे हैं? मोस्टली सेंट्रल एक्ट जम्मू एंड कश्मीर मैं मान रहा हूं सर। संजय जी, आपने संजय जी, संजय जी क्यों नहीं हटाया? मेरा ये सवाल है। संजय जी, घुमाइए मत, जलेबी मत बनाइए। आपने 370 जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हटाई है, आप लोगों ने आज तक क्यों नहीं हटाई? जब एक स्टेट का नाश हो गया आतंकवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, आपने अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए एक बुरी स्टेट को आपने एक अलग संविधान, एक अलग प्रधान, अलग झंडा, अलग कानून दे दिया। आप लोगों का राष्ट्रवाद कहां था उस वक्त? उसी अलग झंडा, उसी अलग कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी वजह से ये एक भारत का अभिन्न अंग है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर वो नहीं दिया हो, गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, वर्मा जी, आप कानून के जानकार होते हुए भी बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। वर्मा जी, सिर्फ एक मिनट दीजिए, सिर्फ एक मिनट दीजिए। जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी आर्टिकल 3 ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और डिफाइंस कि इट विल रिमेन अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है सर, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के चुने हुए लोग, सुनिए ना सर, खत्म हो गई। वहां के मेन स्ट्रीम के पार्टियों के चुने हुए लोग किस तरह से ब्लैकमेल करते थे, धमकाते थे, वो भी तो हम देख रहे थे ना। चीजों को तो देख रहे थे। कल तक था कि अगर ऐसा होगा तो कयामत आ जाएगी, वैसा होगा तो आप ये भी तो सोचिए कि उन्होंने किस तरह से। मैं आप दोनों की बात को समझ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इतिहास को भूल जाना चाहिए, परिस्थितियों को भूल जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। इतिहास सुनिए मेरी बात, आपकी मेरी या लोगों की, इंसान की मेमोरी वीक हो सकती है, इतिहास की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। नेहरू जी ने जो गलती करी थी वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है, उनकी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आप लोग कितने भी मुलम्बे चढ़ा के उस चीज को ढक नहीं सकते हैं। अब जो ये गवर्नमेंट ने काम किया है, आपकी गवर्नमेंट ने नहीं किया, और क्यों नहीं किया ये भी आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपकी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आप लोगों ने देश को इस्तेमाल किया है। आप लोगों ने राष्ट्र विरोधी आपकी सरकार रही है, और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आपने लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, लाशों में राजनीति करी है, लाशों में राजनीति करी है, संविधान की इज्जत नहीं करी है। हिस्ट्री रिराइट तो नहीं होगी, लेकिन सर इतिहास की गलतियां तो उजागर होंगी। कम से कम गलतियों को रिराइट नहीं होगी, लेकिन कुछ गलतियां तो उजागर होंगी ना। सीमा जी, प्रोफेसर सीमा जी, ठीक है, अपनी गलती पे आ रहा हूं सुबह जी, आ रहा हूं। सीमा जी, आपने दोनों को सुना, आपका कमेंट लेना चाहता हूं मैं, और आराम से, क्योंकि हमारा जो जी सलाम का नाज़रीन है, जो दर्शक है, वो बहुत सुलझा हुआ है, वो एक एक चीज को, एक एक व्यक्ति को सुनना चाहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम, बहुत अच्छा है, होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि सबकी बात जाए, मतलब आवाज दब न जाए, ये मेरी कोशिश है। चलिए। देखिए इमरान भाई, मुझे पहली बात तो आज यहाँ पे ये कहना है कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट को यहाँ पे मिसरिप्रेजेंट किया गया है।